नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। उसके एग्जिट पोल हमारे सामने हैं और अब एग्जिट पोल जो दिशा जो संकेत हमें दे रहे हैं उसके मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अधिकांश एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं, जबकि केवल 2 पोल हैं जो ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता में वापस लौट सकती है। केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने का द्वार खुल सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि एग्जिट पोल को लेकर हम बहुत ही स्केप्टिकल रहते हैं। हमें ये लगा रहता है कि एग्जिट पोल सच साबित होंगे, नहीं साबित होंगे, एग्जिट पोल करने वाले कितने काबिल हैं, कितने बायस्ड हैं, उनके सैंपल साइज़ क्या है, उन्होंने जो इस तरह के सर्वे करने के लिए मेथडोलॉजी यूज़ होती है, जिस तरह की प्रिपरेशन होती है, वो उसको पालन किया है या नहीं किया है। ये बहुत सारे सवाल हमारे जितने भी ओपिनियन पोल करने वाले हैं, एग्जिट पोल करने वाले हैं, जनमत सर्वेक्षण हमें बताते हैं, उनसे उनके बारे में ये एक बहुत बड़ा संदेह का प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। इसलिए ये हर बार यही होता है कि एग्जिट पोल जब आते हैं तो जिस पार्टी को सूट करता है वो उसे सही बताने लगती है कि ये तो हो रहा है, बल्कि इससे भी बेहतर हो सकता है, और दूसरी पार्टी जिसको एग्जिट पोल जीतते हुए नहीं दिखाते हैं वो उनको नकार देता है और उन्हें गलत साबित करता है। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि अंततः तो एग्जिट पोल से सरकार नहीं बनने वाली है। सरकार तो बनेगी जो रिज़ल्ट 8 फरवरी को आएंगे। 12-1 बजे तक हमारे सामने तस्वीर साफ होगी कि कौन सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन यहाँ मैं एग्जिट पोल पर, चूँकि लगभग 3.5-4 दशक हो गए हैं मुझे मीडिया में, और कई चैनलों का मैं प्रमुख रहा हूँ और कई चैनलों में एग्जिट पोल किए हैं, करवाए हैं। मैं खुद एक सेफोलॉजिस्ट के तौर पर कई चैनलों में जा चुका हूँ एक्सपर्ट के तौर पर, और खुद चुनाव विश्लेषण करता रहा हूँ। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि एग्जिट पोल चूँकि चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप उनको उतने संदेह से ना देखें जितने जो ओपिनियन पोल्स होते हैं उनको देखा जाना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत सारे बायस काम कर सकते हैं, उनमें बहुत सारे एजेंडे काम कर सकते हैं मतदाताओं को प्रभावित करने के, लुभाने के, या किसी पार्टी विशेष के पक्ष में हवा बनाने या बिगाड़ने के। तो उनका एजेंडा हो सकता है, वहाँ पैसे खाने खिलाने का खेल भी हो सकता है। चूँकि एग्जिट पोल का कोई असर चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। हालांकि यहाँ एक नई बात पिछले कुछ समय से इनके साथ भी जुड़ गई है, और वो ये कि कई बार एग्जिट पोल जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका जिस तरह से वो चुनाव जीतने जा रही है, जिस तरह की जोड़ तोड़ या घोटालेबाजी या फर्जीवाड़ा या धांधली की है, उसको ढकने के लिए भी एग्जिट पोल की आड़ ली जाती। यानी एग्जिट पोल से ये माहौल बनाया गया कि फला पार्टी जीत रही है और उसका इंतज़ाम पहले पार्टी ने कर लिया चुनाव आयोग से मिलकर, ईवीएम का खेल कर या दूसरे हथकंडों के ज़रिए। तो ये एक शक का एक नया बिंदु एग्जिट पोल को लेकर भी खड़ा हो गया है। लोकसभा चुनाव, फिर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव को देखते हुए भी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इतना नकारात्मक होने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि एग्जिट पोल जो कह रहे हैं उनको केवल एक संकेत के तौर पर लीजिए तो वो क्या कह रहे हैं। तो दिल्ली के जो एग्जिट पोल हैं वो साफ तौर पर बीजेपी की बढ़त बता रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाते दिख रहे हैं। केवल एक एग्जिट पोल है जो बीजेपी को 50 से ऊपर सीटें दे रहा है, बाकी सब 36, 38, 40 से लेकर 49 तक सीटें दे रहे हैं। यानी हर 7 में से 4 पोल जो हैं वो बीजेपी को जिता रहे हैं। 2 में आम आदमी पार्टी जीत रही है, और एक ऐसा पोल है जो बहुत कांटे का मुकाबला है जिसमें बीजेपी थोड़ा आगे है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने भी सरकार बनाने की संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं उस एग्जिट पोल में भी। तो ये एग्जिट पोल है। और एक आंकड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए किसी भी
पोल में वो होता है, ख़ासतौर से इलेक्शन रिलेटेड पोल में वो होता है प्रतिशत का, वोट शेयर किसका कितना है। अगर आप ओपिनियन पोल जो सीरियसली करते हैं उनसे बात करेंगे तो वो हमेशा ये कहेंगे कि हम सीट नहीं बताना चाहते हैं, हम केवल आपको ये बताना चाहते हैं कि कितने % वोट किस पार्टी को मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो मेथोडोलॉजी है ओपिनियन पोल्स की वो यहीं तक आकर रुक जाती है। उसके बाद जो किया जाता है उसके भी फार्मूले हैं निकालने के, लेकिन कोई परफेक्ट फार्मूला नहीं है और गड़बड़ी वहाँ जाकर होती है जब आप इम्परफेक्ट फार्मूला से वोट शेयर के आधार पर सीटें प्रिडिक्ट करने का काम करते हैं, वहाँ पर फेल हो जाते हैं हमारे सारे जो सर्वेयर हैं, जो सर्वेक्षण करने वाले हैं वो। इसमें भी सीरियस की बात कर रहा हूँ, बाकी जो एजेंडा ड्रिवन हैं, जो पैसे ड्रिवन हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो सीरियस हैं वो ये मानते हैं, और चूँकि जो नॉन सीरियस हैं या एजेंडा वाले हैं वो कभी आपको ये भी नहीं बताएंगे कि सही सैंपल साइज़ क्या है, उस सैंपल साइज़ का प्रमाण क्या है कि सचमुच पे उन्होंने सर्वे किया है या टेबल पे सर्वेक्षण बना लिया। ये तमाम इन एग्जिट पोल के बारे में भी आप ये सवाल कर सकते हैं कि इन्होंने ये जो आंकड़े दिए हैं वो टेबल पे तो नहीं गढ़ लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसी ट्रांसपेरेंसी इन ओपिनियन पोल बताने वालों की या एग्जिट पोल बताने वालों की नहीं है कि उन्हें वो जितने भी उन्होंने सैंपल लिए हैं उनको ऑनलाइन अपलोड करें, ताकि कोई भी क्रॉस चेक करे कि आपने फर्जीवाड़ा नहीं किया है, जो क्लेम कर रहे हैं वही सच है। लेकिन एक भी ओपिनियन पोल देने वाला ये नहीं करता। केवल CSDS इस मामले में बहुत ट्रांसपेरेंट है, केवल उसकी विश्वसनीयता उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि तमाम जो एग्जिट पोल करने वाले हैं उनके मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। उसकी किसी पार्टी विशेष के साथ भी उस तरह का संपर्क संबंध नहीं है जिससे उस पर कोई आरोप लगे, लेकिन बाकी सबके साथ कुछ ना कुछ इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं, इसलिए वो कटघरे में खड़े रहते हैं। तो मैं वापस उस पॉइंट पे लौटता हूँ कि एग्जिट पोल को आप केवल संकेत मानकर चलें और ये समझने की कोशिश करें कि दिल्ली के चुनाव में जो एग्जिट पोल आए हैं, 7 एग्जिट पोल हमारे सामने हैं, वो दरअसल क्या कह रहे हैं। तो इन एग्जिट पोल के हिसाब से पहला निष्कर्ष तो ये निकलता है कि बीजेपी सत्ता में वापस लौट रही है। बीजेपी सत्ता में वापस लौट रही है, इसके क्या कारण हैं ये एग्जिट पोल अभी नहीं बता रहे हैं। इसके लिए हमको इंतज़ार करना पड़ेगा जो फाइनल रिज़ल्ट आएंगे, और जब हमें पता चलेगा उसका ब्रेकअप कि किस पार्टी को, किस जाति, किस समुदाय, किस वर्ग में कितने % वोट मिले हैं, उसके आधार पर आकलन होगा। क्योंकि अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को, उनकी पार्टी को बड़े पैमाने पर महिलाओं का समर्थन प्राप्त है, दलित जो वर्ग है उसमें बीजेपी के मुकाबले उसे अच्छी खासी बढ़त मिली हुई है, इसी तरह से अल्पसंख्यकों में बड़ी बढ़त मिली हुई है, और जो गरीब तबका है, जो निचला तबका है, उसमें भी अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी को काफ़ी बढ़त मिली हुई है। लेकिन अगर इस तरह का संकेत दे रहे हैं एग्जिट पोल कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही, तो ये सारा इसका क्या हुआ? या अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे थे कि हम हर घर को 25 से 50 हज़ार रुपये की हर महीने फ़ायदा करवा रहे हैं, क्या वो काम नहीं कर रहा है? या डबल इंजन की सरकार का आकर्षण ज़्यादा बन गया है? या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी बढ़ गई है जो कि उसके खिलाफ गई है और बीजेपी के पक्ष में चली गई है, क्योंकि उसका फ़ायदा कांग्रेस उठाने की स्थिति में नहीं थी। कांग्रेस ने उस तरह से चुनाव नहीं लड़ा, उस तरह से एग्रेसिव ढंग से तैयारी नहीं की, और ये पूरा मुकाबला जो है वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गया, मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल हो गया। यहाँ यही पेच एक है कि अगर ये चुनाव केजरीवाल वर्सेस मोदी बना दिया गया तो क्या केजरीवाल मोदी के सामने कमज़ोर पड़ गए और आम लोगों ने मोदी को प्रेफर किया? हालांकि और भी पक्ष हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है कि जिस तरह से बीजेपी ने ये चुनाव लड़ा है, जितने तरह की धांधलियाँ हो सकती हैं पैसे बांटने को लेकर,
सामान बांटने को लेकर, शराब बांटने को लेकर, वोट की खरीद फरीद को लेकर, धमकाने को लेकर, वोट जो आम आदमी पार्टी को दे सकते हैं उन वोटर को वोट न देने की स्थिति निर्मित करने को लेकर, ये तमाम सवाल जुड़े हुए हैं उससे। लेकिन एक बार परिणाम आ जाते हैं तो फिर ये सब चीज़ें पृष्ठभूमि में चली जाती है। अंत में हम यही देखते हैं, जो जीता वही सिकंदर। तो बीजेपी अगर ये सब करके भी जीत रही है तो उनके कारणों की पड़ताल ज़रूरी होगी। उन कारणों में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी कहीं जो उसने कांग्रेस पार्टी से रार ठान ली थी, कहीं उसका नुकसान तो उसे नहीं हो रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी के साथ वो तालमेल कर लेती, कुछ सीटें उसे दे देती, तो क्या परिणाम बदल सकते थे? क्या कांग्रेस पार्टी ने उसे इतनी सीटों पर नुकसान पहुंचाया है? भले ही वो इन सर्वेक्षण में 1, 2, 3 से ज़्यादा सीटें जीतती नहीं दिख रही, बल्कि कई सर्वेक्षणों में तो 0 भी बता रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने भले ही अपने लिए कोई बड़ी कामयाबी हासिल न कर पाई हो, लेकिन उसने बहुत सारी 20-25 सीटों पर कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा है, और उसका फ़ायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को मिला है? ये एक एंगल अभी तभी पता चलेगा जब हमें फाइनल रिजल्ट में पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी के जो 4.5% वोट थे वो बढ़कर कितने हुए हैं, 6 हुए हैं, 8 हुए हैं, 10 हुए हैं। ये उस वोट परसेंटेज से पता चलेगा। फिर हम जब कंस्टिट्यूंसी वाइज जाएंगे कि कितनी कंस्टिट्यूंसी में आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत में जो अंतर है, क्या उससे ज़्यादा वोट कांग्रेस ले गई है? ये फैक्टर जो हैं ये अभी इस एग्जिट पोल के ज़रिए पता नहीं चलेंगे। या यही चीज़ उल्टी भी हो सकती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी के वोट जो हैं वो बीजेपी को जाने के बजाय कांग्रेस को चले गए हों और उसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिल गया हो। ये अभी चूँकि हम एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं, फाइनल नतीजे नहीं हैं ये। अगर फाइनल नतीजे अरविंद केजरीवाल को जिताते हुए दिखते हैं तो ये गणित उस तरह का भी हो सकता है कि कांग्रेस ने असल में आम आदमी पार्टी की मदद कर दी है, बीजेपी को की तरफ जा रहे वोटों को अपनी तरफ खींच के। लेकिन कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक दोनों एक ही तरह का है। बल्कि सीधी सी बात है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बेस को खा गई और इसीलिए कांग्रेस दिल्ली में इतनी कमज़ोर हो गई। तो ये अगर वो वोट कांग्रेस के पास कुछ हिस्से तक वापस आया है, जैसे माना जा रहा है कि अल्पसंख्यकों और दलितों में कुछ हिस्सा वापस आ सकता है, अगर वैसा कुछ हुआ है तो फिर जाहिर है कि उसने चोट पहुंचाई होगी आम आदमी पार्टी को। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि ये नतीजे इसी तरह के आते हैं कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बहुत बड़ा झटका होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए राजनीति बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब उनके पास केवल पंजाब में सरकार बनेगी और बचेगी, और पंजाब की सरकार दरअसल उस तरह से चल नहीं रही है और केजरीवाल की भूमिका भी उसमें सीमित है। केजरीवाल का अपना राष्ट्रीय कद बहुत छोटा हो जाएगा, इंडिया गठबंधन में उनकी पूछ परख बहुत कम हो जाएगी, उनकी हैसियत राष्ट्रीय स्तर पर कम हो जाएगी, और उनका जो एक ग्राफ था जो ऊपर चढ़ रहा था, जो कि पिछले कुछ साल से धीरे धीरे नीचे आ रहा था, इस हार के बाद वो और नीचे चला जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने अपने एक पिछले कार्यक्रम में कहा था कि अगर इसका उल्टा होता है तो ग्राफ उसी रफ्तार से फिर ऊपर चढ़ेगा और उनकी हैसियत भी उसी रफ्तार से बढ़ेगी। लेकिन आज एग्जिट पोल तो ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगने जा रहा है, और ये झटका उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर सकता है। क्योंकि तब अगर उनको, उनकी पार्टी को 15, 20, 25 सीटें मिलती हैं तो मोदी और शाह उनकी पार्टी को तोड़ भी सकते हैं, तोड़कर और भी कमज़ोर कर सकते हैं और दिल्ली में उसकी हैसियत ख़त्म भी कर सकते हैं। और इस सब का फ़ायदा कांग्रेस भी उठा सकती है। कांग्रेस के लिए भी एक मौका बन सकता है कि वो उस ज़मीन को, अपनी ज़मीन को वापस पाने के लिए कोशिश करे। और चूंकि अरविंद केजरीवाल नीचे आ चुके होंगे, उनकी लोकप्रियता भी कम होगी, तो उसके लिए एक अवसर बनेगा। कांग्रेस के एंगल से अगर देखें
तो दोनों ही स्थिति में उसके लिए विन विन सिचुएशन है। यानी अगर अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए अच्छा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो कद नहीं है या जो वज़न नहीं है उससे ज़्यादा वो पंच कर रहे थे। पंचिंग एबव वेट जो कहते हैं ना कुश्ती की भाषा में, कि आप इतने किलोग्राम की कैटेगरी में खेल रहे हैं और पंच आप दूसरे कैटेगरी के वेट के तरह मार रहे हैं, उसमें दिक्कत हो जाती है। तो कहीं केजरीवाल के साथ ये ना हो जाए, तो ये केजरीवाल का कद कम होगा। इंडिया गठबंधन में जो एक गोलबंदी केजरीवाल और ममता बनर्जी मिलकर कर रहे थे उसमें भी गिरावट आएगी, और कांग्रेस ये मैसेज दे पाने में कामयाब हो जाएगी कि अगर आप हमारे ऊपर चोट करोगे तो हम भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और दूसरी जगहों पर भी ये चीज़ें दोहराई जा सकती हैं। तो जो पार्टनर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के खिलाफ गोलबंदी करने में लगे थे उसका फ़ायदा उसे हो सकता है। दूसरी तरफ अगर अरविंद केजरीवाल जीतते भी हैं लेकिन उनकी बढ़त पहले के मुकाबले बहुत कम हो जाती है, अगर 62 सीट से वो 42 या 38 और 37 सीटों पर आ जाते हैं, तब भी कांग्रेस के लिए ये अच्छा होगा कि उस गिरते ग्राफ का भी वो आनंद ले सकती है। उस समय अगर उसके पास 3-4 सीटें होंगी तो वो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएंगी, क्योंकि मोदी शाह आम आदमी पार्टी की सरकार को कभी भी उसी तरह गिरा सकते हैं जैसे कर्नाटक और मध्य प्रदेश में गिराई थी। 8-10 विधायकों को इस्तीफ़ा दिलवाकर अपने में शामिल करना और फिर उपचुनाव में उन्हें जिताकर ले आना और बहुमत हासिल करने ला, ये खेल वो फिर से खेल सकते हैं और आम आदमी पार्टी तब कहीं की नहीं रहेगी। तो आम आदमी पार्टी में टूट हम देख ही रहे हैं। 8 विधायक अभी चुनाव के ठीक पहले लांग कर बीजेपी के पास चले गए हैं। तो ये सिलसिला अगर आम आदमी पार्टी कमज़ोर होती है तो कांग्रेस के लिए अच्छा है। बीजेपी अगर सत्ता में आ भी जाती है तो दिल्ली एक बहुत ही मामूली छोटा सा स्टेट है जहां पर कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर कोई परेशानी नहीं होने वाली है। उस पर यह तोहमत ज़रूर लगाएंगे इंडिया गठबंधन वाले कि इंडिया गठबंधन वाले वो पार्टियां जो कांग्रेस को छोटा होते हुए देखना चाहती हैं कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी। लेकिन कांग्रेस के पास वो तमाम तर्क हैं। वो हरियाणा का उदाहरण दे सकती है, वो गुजरात का उदाहरण दे सकती है, वो पंजाब का उदाहरण दे सकती है। जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी ने उसको नुकसान पहुँचाया है वो उसका उदाहरण दे सकती है। और दिल्ली में भी चूँकि उसने कोशिश की थी कि कोई तालमेल हो जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने अपनी हनक में ये समझौता या सुलह नहीं की, इसका परिणाम भी है। तो ये कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हरियाणा की हार, महाराष्ट्र की हार और दिल्ली की हार, ये लगातार हार का सिलसिला उसके लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं होगा, ना उसके नेतृत्व के लिए। लेकिन चूंकि दिल्ली में ये लोग मानकर ही चल रहे थे कि वहाँ तो उसकी सरकार बननी ही नहीं है, उसे वो खाता भी खोल ले तो बहुत बड़ी बात है। और अगर खाता खुल जाता है तो कांग्रेस के लिए कम से कम फेस सेविंग हो जाएगा कि उसने 1 या 2 सीटें हासिल कर ली हैं और अपना वोट परसेंटेज अगर वो 4.5% से 6-7-8% तक पहुंचा देगी तो ये भी उसके लिए एक तरह की उपलब्धि होगी। तो कांग्रेस को बहुत नुकसान नहीं हो रहा इस एग्जिट पोल के लिहाज से। केजरीवाल अगर हारते हैं तो उनके लिए बहुत 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 बुरी खबर होगी। अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी के लिए निश्चित रूप से ये एक अच्छी खबर होगी, बीजेपी के लिए, मोदी के लिए, मोदी सरकार के लिए, क्योंकि वो जीत का सिलसिला जो हरियाणा महाराष्ट्र से बना था वो फिर दिल्ली में भी कायम रहता है और इस जीत के साथ फिर वो बिहार में भी जा सकती है कि जीत का सिलसिला को आगे बढ़ाने के लिए। हालांकि बिहार के चुनाव नवंबर में है, तब तक दिल्ली की जीत का जो उबाल है वो ठंडा पड़ जाएगा, उसका कोई संदेश वहाँ जाएगा नहीं। अलबत्ता इस तरह से उसको वो भुनाने की कोशिश कर सकती है और अपोजिशन के मोराल पर भी इसका बुरा असर पड़ना लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।